मेरे प्यारे छात्रों, मैं जी के अनुरागी अपने YouTube चैनल साइंस फॉर ऑल वन डे एग्जाम में आप तमाम छात्र छात्राओं का अभिनंदन तथा स्वागत करते हैं। आज जो हम अभी केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो सीरीज हमने शुरू किया है भाई, उसमें से हमने सबसे पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट मास, उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में हमने चर्चा किया था भाई। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गैल-सिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो देखें गैल-सिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या होता है भाई। ये नियम दिया था हमारे गैल-सिक्स साहब ने, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि समान ताप एवं दाब पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो गैस हम प्रतिकारक के रूप में लेते हैं और जो गैस प्रतिफल के रूप में बनते हैं भाई, उनके आयतन का जो अनुपात होता है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जो गैस प्रयुक्त होते हैं या बनते हैं, उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैस समान ताप एवं दाब पर हों। इंग्लिश में अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम रेशियो ऑफ रिएक्टिंग गैस एज वेल एज प्रोडक्ट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। चलो भाई, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कि H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। जब H2 और Cl2 मिलता है तो 2HCl का निर्माण होता है। आप जानते हो भाई कि कोई भी जो हम कंपाउंड लिखते हैं उसके पहले जो लेटर लिखा जाता है वो मोल को रिप्रेजेंट करता है, वो मोलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है और वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हम वॉल्यूम की बात अभी कर रहे हैं, इसलिए H2 के पहले नहीं कुछ तो 1 लिखा हुआ है, इसलिए वॉल्यूम क्या हुआ? 1 वॉल्यूम हो गया। इस इक्वेशन के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का कंबाइन करता है 1 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ और 2 वॉल्यूम जो HCl बनाता है। अगर हम वॉल्यूम रेशियो की बात करते हैं तो वॉल्यूम रेशियो ऑफ H2, Cl2 एंड HCl हमारा क्या हो जाएगा? 1:2:1, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। अगर हम कोई दूसरा इक्वेशन लेकर के अगर बात करें, जैसे मान लो कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पर जो है हमारा नाइट्रोजन के पहले 1 है, हाइड्रोजन के पहले यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जो क्या है 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन combined with 3 volume of H2 and produce 2 volume of ammonia। इस प्रकार से हम अगर वॉल्यूम रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा N2, H2 और NH3 का अनुपात हमारा होता है 1:2, 1:3:2। यानी कहने का मतलब हुआ भाई कि कोई भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब कोई रिएक्टिंग गैस और जो प्रोडक्ट जो बनता है भाई, उनके वॉल्यूम रेशियो जो होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं होते, है ना। तो ये था हमारा गैलो-सेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब हम लोग जरा सा भाई देखते हैं इससे आगे के लॉ को। आगे हमारा जो लॉ है वो है हमारा गैस लॉ। देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है भाई? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ कहता है कि नियत ताप पर किसी किसी गैस का आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the
volume of a gas is inversely proportional to the pressure। देखो भाई, अगर वॉल्यूम हमारा V हो और प्रेशर अगर गैस का P हो भाई, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की। कब? जब टेम्परेचर को क्या रखा जाए? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, नियत रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। अब देखो V इक्वल टू क्या होगा? K इंटू 1/P। अगर इसको क्रॉस करते हैं तो PV इक्वल टू क्या होगा? K होगा। बॉयल्स लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया कि P और V का जो मल्टीपल होगा क्या होगा भाई? कांस्टेंट होगा। अब दो सिचुएशन हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया और इसमें जो गैस हमने लिया है उसका प्रेशर मान लो P1 है और वॉल्यूम क्या है? V1 है। अब हमने क्या किया? इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर क्या रखा भाई? कांस्टेंट रखते हुए हमने इसकी जो है वॉल्यूम को V1 से V2 कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? प्रेशर P2 हो जाएगा। इस प्रकार से। और ये मैथमेटिकल फॉर्म कहता है कि P और V का मल्टीपल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होता है भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे? P1 V1 बराबर हो जाएगा K, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इधर क्या हो जाएगा भाई? P2 V2 बराबर हो गया K, इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखेंगे कि जब राइट साइड हमारा बराबर है तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी क्या हो जाएगा भाई? बराबर होगा। और इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और ये जो है हमारे बॉयल्स लॉ का जो है मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं भाई? जैसे मान लिया जाए, अगर आपसे सवाल दिया जाए कि कोई गैस है, उस गैस का जो वॉल्यूम हमारा जो है 100 ml है और उसका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब कहा जाए कि ताप को जो है कांस्टेंट रखते हुए, ताप को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखते हुए अगर वॉल्यूम को दोगुना कर दिया जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम को दोगुना कर देंगे, यानी अगर हम 200 ml कर देंगे तो पूछेगा बताओ प्रेशर क्या होगा। तो ध्यान ये रखना है भाई कि जब वॉल्यूम हमारा दुगना हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का। जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अगर 2 गुना हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर हमारा क्या होगा? 2 से डिवाइड कर जाएगा। 2 से इसमें क्या लगेगा भाई? भाग लग जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा फिर क्या? हाफ E/2 हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाते हैं बॉयल्स लॉ के आधार पर। चले हम लोग देखते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, जरा सा उसकी चर्चा करें। चार्ल्स लॉ देखो भाई क्या कहता है। चार्ल्स लॉ में हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताएंगे। तो देखते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ तो क्या लिखेंगे? नियत दाब पर, नियत दाब पर किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन परम ताप का समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई? कहने का मतलब हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर
द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज directly proportional directly proportional to absolute temperature। अब सवाल यहां पर आता है भाई कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है, परम ताप किसको कहते हैं? तो परम ताप जो है किसी भी वस्तु का वह न्यूनतम ताप है जिससे कि और नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता, और इसका मान होता है -273 डिग्री सी। तो चले हम यहां पर लिखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? परम ताप की। ये क्या है भाई? यह है परम ताप। और परम ताप हमने कहा कि परम ताप जो होता है, ये परम ताप जो होगा ये 0 केल्विन होगा या -273 डिग्री सी होगा। तो यहां पर देखेंगे अगर हम इसको प्रोसेसर घटाएंगे भाई ये डायरेक्ट प्रोसेसर को, तो कांस्टेंट डालेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा KT। अब देखो अगर हम इसको V/T इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? K लिखेंगे, और यही इसका जो है चार्ल्स लॉ का क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल फॉर्म। अगर दो सिचुएशन हम लेते हैं, पहले अगर मान लो कि कंटेनर हमने लिया और इस कंटेनर में हमने जो गैस लिया उसका आयतन V1 है, परम ताप T1 है। हमने प्रेशर को क्या रखा भाई? प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को जो है V1 से V2 कर देते हैं, तो इसका परम ताप क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। अब चार्ल्स के अनुसार क्या होता है कि V/T कांस्टेंट है, तो V1/T1 इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और ये हो जाएगा V2/T2 इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर हम देखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखो भाई राइट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर होगा, यानी V1/T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2/T2, और ये चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। यहाँ पर भाई ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी आपको टेम्परेचर डिग्री सी में दिया हुआ हो, उसको पहले आप 273 जोड़ करके उसे केल्विन में बना लेंगे, और तभी आप आंसर बताएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मान लिया जाए, अगर आपसे कहा जाए, जैसे क्वेश्चन आपसे किया जाए भाई कि मान लिया जाए कि कोई गैस है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml और टेम्परेचर दे दिया गया है, मान लिया जाए कि 27 डिग्री सी। अब वॉल्यूम प्रेशर को क्या रखा गया? प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अगर मान लिया जाए वॉल्यूम को क्या कर दिया गया भाई? 200 ml कर दिया गया, तो आपको से पूछ रहा है कि बताइए टेम्परेचर क्या होगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए तो फॉर्मूला तो मेरे पास है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे जो डिग्री सी में दिया हुआ है उसको पहले हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बना लेंगे, यानी इसको 273 जोड़ करके हम इसको जो है 300 केल्विन बनाएंगे, जो हमारा T1 हो गया, यानी V1 हमारा हो गया, V1 हो गया आपका 100 ml, T1 हो गया हमारा 300 केल्विन, V2 हो गया हमारा 200 ml। तो T2 क्या होगा भाई? हमने कहा था कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के, तो अगर हम V को दोगुना कर दिए हैं तो TV क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, ये 600 केल्विन होगा। और तो आंसर जब बताएंगे तो डिग्री सी में निकालने के लिए क्या करेंगे? 600 माइनस 273 डिग्री सी करेंगे, और आंसर हमारा हो जाएगा 327 डिग्री सी। अगर वॉल्यूम को हमने दुगुना किया है तो जो 27 डिग्री वाला टेम्परेचर था वो कितना हो गया भाई? 327 डिग्री आपका जो है टेम्परेचर हो गया। ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। चलते हैं भाई एवोगाड्रो लॉ, देखें क्या कहता है। एवोगाड्रो लॉ का देखें क्या कहता है भाई। एवोगाड्रो लॉ कहता है, एवोगाड्रो लॉ
एवोगाड्रो कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure, the volume of a gas is directly proportional to the number of मोल। यानी नियत ताप एवं दाब पर, नियत ताप एवं दाब पर किसी गैस का आयतन मोलों की संख्या का समानुपाती होता है। अब देखो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली होगा क्या, नंबर ऑफ मोल। कब? जब टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या रखा जाएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा। अब देखो भाई ये हमारा जो है, हमने 3 नियम हम आपको बताए। पहला नियम मेरा क्या था, पहला नियम था हमारा बॉयल्स लॉ, जो क्या कहता है वॉल्यूम जो है प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। दूसरा हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है भाई, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। कब? जब प्रेशर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। और एवोगाड्रोज लॉ क्या कहता है भाई, एवोगाड्रोज लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ क्या रखेंगे, बोथ कांस्टेंट होगा। अब अगर सभी को मिला दें भाई तो क्या हो जाएगा, सभी को मिलाने पर हमारा आता है कंबाइंड गैस लॉ। अब कंबाइंड गैस लॉ क्या कहेगा कि भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के और टी के। जब हटाओगे प्रोपोर्शनल को तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी हो जाएगा। इसी को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस नियम इसको गैस समीकरण कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसको आदर्श गैस समीकरण। अब देखो एन क्या हो गया, एन हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल हो गया। आर क्या हो गया भाई, आर हमारा हो गया गैस कांस्टेंट। अगर दोनों को हम कांस्टेंट मान लें, एन और आर को के मान लें भाई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हमारा के टी हो जाएगा, v इक्वल टू के टी हो जाएगा ना। सॉरी यहाँ पर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, सॉरी जरा सा यहाँ पर देखो, पी जो है एन टी का समानुपाती हुआ, लेकिन ये प्रेशर का क्या हुआ भाई, इन्वर्सली हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी भी जो है हो जाएगा आपका समानुपाती होगा एन टी के, होगा पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये हुआ भाई, ये हो गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। अब देखो यहाँ पर भाई एन और टी दोनों कांस्टेंट है, इसको अगर के मान लें तो क्या हो जाएगा, पी वी बटे टी इक्वल टू हो जाएगा के, होगा ना भाई, पी वी बटे टी। दो सिचुएशन अगर लेते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा P1 V1 बटे T1 इक्वल टू P2 V2 बटे T2, और इसी को कहा जाता है कंबाइंड गैस समीकरण। अब ये R जो है हमारा, ये हो गया हमारा गैस कांस्टेंट, और R का मान भाई कितना होता है 0.821 है ना, ये हो जाएगा। और अगर यूनिट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे,
लीटर एटम पर मोल पर कैलोरी। ये जो है गैस कांस्टेंट का लॉ। इस प्रकार से हमने जो है सारे गैस लॉ को हम लोगों ने देख लिया भाई, और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अदर सेशन अदर टॉपिक की बात करेंगे। ओके भाई, थैंक यू।